नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा आज अध्याय नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14 सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 14 सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा, जिसमें पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा कुटुंब अथवा परिवार। इसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि सर आप हूबहू बुक जैसे है वैसे ही आप पढ़ाइए, क्योंकि ये एक ऑडियो बुक है। और उसमें से भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कमेंट था कि सर आप उसको समझा के पढ़ाइए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार ही केसी श्रीवास्तव बुक को ऑडियो बुक के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। इससे पहले और किसी ने इस बुक को पढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया है। तो आप लोग को अगर लगता है कि आप लोगों को समझना है तो प्लीज़ आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और फिर वहाँ मेरे को कमेंट करिए कि सर मैंने मेंबरशिप ले लिया है। तो आप जो है उसको समझाइए टॉपिक को। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों के लिए जो टॉपिक यहाँ नॉर्मली ऑडियो बुक में चल रहा है उसको हम समझा के पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है कि उसको समझाने में बहुत वक्त लगेगा। आप लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये बुक होगी तो आप लोग जानते हैं कि ये बुक जो है लगभग दोस्तों 950 पेजेस से ऊपर है। ठीक है, तो 950 पन्नों का है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर हम समझाने बैठेंगे तो इसमें कितने वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक को समझाने पर क्या होता है, पॉइंट्स कवर कम होती हैं और जो है दोस्तों समय भी 1 घंटा से ज़्यादा तो कोई देगा नहीं यूट्यूब पर आपको। ठीक है, तो हम रोज़ तो 4 घंटा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अपने मेंबरशिप वाले बच्चों के लिए भी वीडियो अपलोड करना होता है। तो प्लीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करिएगा। तो फिर क्या करेंगे, हम मजबूर होकर आपके लिए तो भाई वहाँ प्रोवाइड कराएंगे ही वीडियो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, इस तरीके से पढ़ना है तो कोई बात नहीं, ये फ्री है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या करते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कुटुंब अथवा परिवार, फैमिली को हम लोग देखते हैं। प्राचीन सामाजिक संस्थाओं में कुटुंब या परिवार का विशिष्ट स्थान है। यह प्राचीन जीवन की मूलभूत इकाई है। परिवार के माध्यम से ही मनुष्य अपना उत्कर्ष करता है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है तथा यही नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परिवार से संबंध ना हो। आगे, हमारी आवश्यकताएं परिवार के माध्यम से ही पूरी होती है। परिवार के अभाव में समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। परिवार मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है तथा जैविकीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज की निरंतरता परिवार के माध्यम से ही बनी रहती है। आगे, बर्गेस तथा लॉक ने परिवार को ऐसे व्यक्तियों का समूह बताया है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध में निर्मित होता है। इसमें एक ऐसी गृहस्थी का निर्माण होता है जिसमें पति पत्नी, पुत्र पुत्री तथा भाई बहन एक दूसरे को प्रभावित करते हुए तथा परस्पर संपर्क रखते हुए एक सामान्य संस्कृति की रचना करते हैं तथा उसे सुरक्षित बनाए रखते हैं। इस प्रकार परिवार के सदस्य परस्पर रक्त संबंध से आबद्ध होते हैं। परिवार में पति पत्नी, पुत्र पुत्री तथा दूसरे निकट संबंधी सम्मिलित होते हैं। आगे, परिवार का प्रधान आधार विवाह होता है। इसका प्रारंभ एक प्रजनक अथवा जैविक संस्था के रूप में हुआ, जो बाद में मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई बन गया। सामाजिक महत्व की दृष्टि से कोई भी संगठन परिवार का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा भारतीय कुटुंब अथवा परिवार संस्था का विकास। आइए इसे देख लेते हैं। भारत में परिवार संस्था का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से इस संस्था के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, ऋग्वेद से क्या होता है, इस संस्था के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। आगे, ज्ञात होता है कि पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी ज्वाइंट फैमिली थी, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि के साथ ही साथ अन्य संबंधी भी निवास करते थे। वे सब एक ही घर में रहते थे, साथ साथ भोजन करते थे, एक धर्म का पालन करते थे तथा परिवार की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। इसमें पिता परिवार का निरंकुश शासक होता था।
तथा सभी सदस्यों को, एक सेकंड दोस्तों, हाँ तो कहते सभी सदस्यों को उसकी आज्ञाओं का पालन अनिवार्य रूप से करना होता था। ऐसा पता चलता है कि संयुक्त परिवार में 4 पीढ़ियों तक के सदस्य रहते थे। पिता का परिवार के सदस्यों पर असीमित अधिकार होता था। आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें कठोर दंड दे सकता था। वैदिक साहित्य में पिता द्वारा पुत्र को बेचे जाने, दान में दिए जाने, आंखें निकलवा लेने तक के उदाहरण मिलते हैं। आगे दोस्तों, आगे है, किंतु सामान्यतः पिता तथा पारिवारिक सदस्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण हुआ करते थे तथा पिता उनका पालन पोषण, देखरेख, शिक्षा दीक्षा, सुरक्षा आदि का समुचित प्रबंध करता था। उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार की प्रथा बनी रही। कभी कभी पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही पारिवारिक संपत्ति को बंटवा लेते थे, जिससे पिता को महान कष्ट होता था। सूत्रों के समय में पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अनेक विधान बनाए गए। गृह सूत्रों में बड़े बड़े परिवारों का उल्लेख मिलता है। सभी सदस्य गृह स्वामी यानी पिता की आज्ञा का पालन करते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र गृहपति बनता था। बौद्ध काल में भी संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसमें सबसे ज्येष्ठ आयु का व्यक्ति गृहपति बनता था। कभी कभी परिवार के सदस्य पिता की आज्ञा के विरुद्ध भिक्षु जीवन में प्रवेश कर जाते थे। बौद्धों तथा जैनों ने गृहत्याग तथा मठ जीवन का आदर्श सामने रखा है। जैसे गौतम बुद्ध थे दोस्तों, वो क्या कहते हैं, राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्हें राजपाट में कोई रुचि नहीं था, तो वो अपना गृह त्याग कर दिया और संन्यास की ओर बढ़ गए। ठीक है, आगे, इससे संयुक्त परिवार की व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। पुरुषों के साथ साथ कभी कभी स्त्रियां भी अपना परिवार छोड़कर भिक्षुणी बन जाती तथा घर से दूर मठों में निवास करती थीं। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार के टूटने का संकट उत्पन्न हो गया। हिंदू शास्त्रकारों ने परिवार को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से अनेक नियमों का विधान प्रस्तुत किया। मनुस्मृति में इस प्रकार के विधानों का विस्तृत वर्णन या विवरण प्राप्त होता है। वर्णन दिया गया है या विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, एक ही चीज़ है। आगे, पूर्व मध्य काल में मनु तथा याज्ञवल्क्य की स्मृतियों पर भाष्य लिखे गए, जिनमें कुटुंब संबंधी नियमों की विस्तार पूर्वक व्याख्या प्रस्तुत की गई। इन्हीं नियमों द्वारा हिंदू समाज आज तक शासित एवं व्यवस्थित हो रहा है। आगे दोस्तों, आगे देखिए, प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में सभी सदस्यों का अधिकार होता था तथा विभाजन के समय सभी को अपना भाग प्राप्त होता था। ऋग्वैदिक काल में तो परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था, किंतु बाद में यह अधिकार घटने लगा। अधिकांश शास्त्रकार इस मत के हैं कि पारिवारिक संपत्ति का विभाजन पिता की मृत्यु के बाद ही किया जाना चाहिए। कहीं कहीं इसका विरोध भी मिलता है। पूर्व मध्यकाल में हम संपत्ति के अधिकार संबंधी परस्पर विरोधी मतों का प्रतिपादन पाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने अपने ग्रंथ मित्ताक्षरा में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि पुत्रों का अधिकार है कि वे पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले। विज्ञानेश्वर ने पुत्र के उत्पन्न होते ही संपत्ति में उसका अधिकार माना है। इससे भिन्न मत प्रकट करते हुए जीमुतवाहन ने अपने ग्रंथ दाय भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है, किंतु दोनों इस विचार के समर्थक हैं कि पिता का पारिवारिक संपत्ति पर पूर्ण अथवा निरंकुश अधिकार नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक संपत्ति के अंतर्गत पशु, भूमि, आभूषण आदि सभी सम्मिलित थे तथा इन सब का बंटवारा किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, किंतु मध्यकाल से यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के अंतर्गत सदस्यों की निजी कमाई, दान आदि सम्मिलित नहीं है तथा इन पर प्राप्तकर्ता का ही पूर्ण स्वामित्व होता है। स्त्री की निजी संपत्ति स्त्री धन कही गई है, जो वह दहेज या उपहार में प्राप्त करती थी। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे वर्णाश्रम व्यवस्था। आइए इसे देखते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था। हिंदू सामाजिक संगठन में वर्णाश्रम व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके
इसके अंतर्गत दो प्रकार के संगठन थे। पहला दोस्तों वर्ण, दूसरा आश्रम। इनका संबंध मनुष्य की प्रकृति तथा उसके प्रशिक्षण से था और इस प्रकार के हिंदू सामाजिक संगठन के आधार स्तंभ हैं। अग्रलिखित पंक्तियों में हम इनकी उत्पत्ति तथा विकास का विवरण प्रस्तुत करेंगे। आगे है वर्ण व्यवस्था। आइए इसे हम लोग स्पष्ट करते हैं। प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया, ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी मतभेदों एवं वैमनस्य से मुक्त होकर अपना तथा समाज का पूर्ण विकास कर सके। यह सामूहिक पद्धति से व्यक्ति के उन्नति की योजना है। आगे जो भारतीय समाज की अपनी व्यवस्था है, इसके द्वारा व्यक्ति परिवार, समुदाय, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता था। इसके द्वारा समाज में एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता था तथा वर्ग संघर्ष एवं उच्च खलन प्रतिस्पर्धा की संभावना समाप्त हो जाती थी। आगे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को हम लोग दोस्तों अब देखेंगे। आइए इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण शब्द संस्कृत की वृ धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना है। ठीक है, चूज करना है। इस प्रकार इससे तात्पर्य वृत्ति अर्थात या अथवा व्यवसाय चयन से है। वर्ण का एक अर्थ रंग भी है। ठीक है, तथा इस अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। ऋग्वेद में इसका प्रथम प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है, जहां आर्यों ने अपने को श्वेत वर्ण तथा दास दस्युओं को कृष्ण वर्ण का बतलाया है, यानी सांवला बतलाया है। ठीक है, कालांतर में यह शब्द वृत्ति का सूचक बन गया तथा आगे देख लेते हैं। तथा व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया गया। तत्पश्चात उनमें कठोरता आई तथा व्यवसाय के स्थान पर जन्म को आधार मान लिया गया। ठीक है, जन्म को क्या किया गया? आधार मान लिया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ण जाति में परिणत हो गए। आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी विविध उल्लेख प्राप्त होते हैं। इनमें सर्वप्रथम इसे दैवीय व्यवस्था मानने का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन ऋग्वेद, महाभारत, गीता आदि में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों को विराट पुरुष के चारों अंगों से उत्पन्न कहा गया है। तदनुसार उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। चातुर्वर्ण व्यवस्था का यह प्राचीनतम उल्लेख है। यहाँ संपूर्ण सामाजिक संगठन एक शरीर के रूप में कल्पित किया गया है, जिसके विभिन्न अंग समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुखवाणी का स्थान है, अतः ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानव जाति के शिक्षक के रूप में हुई। भुजाएं शौर्य एवं शक्ति का प्रतीक है, अतः क्षत्रिय का कार्य हथियार ग्रहण करके मानव जाति की रक्षा करना है। जंघा शरीर के निचले भाग का प्रतिनिधि है। समस्त शरीर को धारण करने का भार जंघों पर ही टिकता है। इससे तात्पर्य संभवतः उस भाग से हो सकता है जो शरीर का पोषण करता है। अतः वैश्य की उत्पत्ति मानव जाति को अन्न प्रदान करने अथवा पोषण करने के लिए है। आगे दोस्तों है, यह बात इससे भी स्पष्ट है कि प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृषि कर्म का अधिकार वैश्यों को ही था। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। वैश्यों को ही था। वे आर्थिक संपत्ति के स्वामी थे। पैर शरीर के भारवाहक हैं। अतः शूद्र की उत्पत्ति समाज का भार वहन करने अर्थात अन्य वर्णों की सेवा करने में निमित्त हुई है। ऋग्वेद की वर्ण विषयक अवधारणा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के कार्य का महत्व है। इसे दैवीय आधार प्रदान करने के पीछे यह मान्यता रही कि ईश्वर की शक्ति से डरकर सभी इसके अनुसार आचरण करेंगे तथा कोई भी इसके उल्लंघन करने का साहस नहीं करेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के उपर्युक्त सिद्धांत का समर्थन महाभारत, गीता, पुराण आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। महाभारत में विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा की कल्पना
की गई है, ब्रह्मा की कल्पना की गई है। आगे, तथा उसके विविध अंगों के चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शांति पर्व के अंतर्गत यह उल्लेख प्राप्त होता है, जहां बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य तथा तीनों वर्णों की सेवा के लिए पैर से शूद्र की रचना हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको दोस्तों नोट ज़रूर करिएगा। आगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को चारों वर्णों का कर्ता तथा विनाशक बताया है। मनुस्मृति तथा पुराण भी वर्ण व्यवस्था की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिए मुख, बाहु, उरु तथा पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए बताया गया है कि क्षमा करिएगा दोस्तों, लाइन गलत हो गया। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। क्षमा। ब्रह्मा ने लोक वृत्ति के लिए मुख, बाहु, उरु तथा पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। ठीक है, मतलब उसका उत्पादन किया। ठीक है, आगे, पुराण ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु को इस व्यवस्था का जनक मानते हैं। विष्णु पुराण में भी वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए बताया गया है कि भगवान विष्णु के मुख, बाहु, जंघे तथा पैर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत अगर त्रुटि हो रहा है तो मैं वहीं सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बुक दोस्तों इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना छोटा लिखा गया है इसमें, ये बहुत ही टफ होता है दोस्तों इसको पढ़ना। ठीक है, हालांकि टफ वर्ड नहीं है दोस्तों, वर्ड बहुत इजी है, बट बहुत छोटा लिखा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइन भटकने में। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा और लाइन बाय लाइन मिलाकर पढ़िएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। आगे, मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड आदि कुछ अन्य पुराणों में भी इसी प्रकार का विवरण प्राप्त होता है। आगे है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तर्क संगत नहीं लगता। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण का संबंध देवता की अपेक्षा गुण तथा कर्म से अधिक था। वस्तुतः कर्म ही इस व्यवस्था की उत्पत्ति में प्रधान तत्व प्रतीत होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण तथा कर्म के आधार पर की गई है। गुण तीन कहे गए हैं, सतोगुण जिसे सत्य, रजोगुण यानी जिसे रज तथा तमोगुण जिसे तम कहा गया है। ठीक है, सत्य रज तम बोल सकते हैं इसे। आगे दोस्तों, शतोगुण ज्ञान, रजोगुण राग यानी आसक्ति तथा तमोगुण अज्ञान अथवा अंधकार का सूचक बताया गया है। प्रत्येक प्राणी में प्रकृति के अनुसार कोई ना कोई गुण अवश्य विद्यमान रहता है। गुणा प्रकृति संभवा। ठीक है, अतः जिसमें सत्व की प्रधानता है वह ब्राह्मण रज की प्रधानता है, क्षत्रिय ब्राह्मण रज की प्रधानता है क्षत्रिय, रज तथा तम की प्रधानता जो है दोस्तों वह वैश्य है, तथा जिसमें केवल तम की प्रधानता है वह शूद्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शूद्र होता है। आगे, चतुर्वर्ण की उत्पत्ति विषयक कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद से पता चलता है कि समाज में केवल दो वर्ण थे, आर्य वर्ण तथा दास वर्ण। कालांतर में कर्मों के आधार पर इनके विभेद हुए, यानी विभाजन हुआ बटा। जब आर्य भारत में बस गए तो उन्होंने भिन्न भिन्न कर्मों के आधार पर विभिन्न वर्गों का विभाजन किया। जो व्यक्ति यज्ञादि कर्म कराते थे उन्हें ब्रह्मा, जो युद्ध में निपुण थे तथा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे, उन्हें छत्र यानी क्षत्रिय नाम दिया गया। शेष जनता को विश्व कहा गया। वर्ण व्यवस्था का यह प्रारंभिक स्वरूप था। कालांतर में शूद्र नामक चौथा वर्ण इसमें जोड़ दिया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम इस वर्ण का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। आगे, प्रारंभ में विद्वानों का विचार था कि आर्यों ने यहाँ के निवासियों को पराजित कर दास बना लिया तथा उन्हीं को अपनी सामाजिक व्यवस्था में निम्नतम स्थान देते हुए शूद्र की संज्ञा प्रदान की, किंतु इस प्रकार का विचार तर्कसंगत नहीं लगता। आगे, रामशरण शर्मा ने शूद्रों की उत्पत्ति के ऊपर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए मत व्यक्त किया है कि वस्तुतः इस वर्ग में आर्य तथा अनार्य दोनों ही
दोनों ही वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं ने दोनों ही वर्गों में श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। बाद में सभी श्रमिकों को शूद्र कहा जाने लगा। आर्य शिल्पियों के अनेक वंशज जो अपने प्राचीन व्यवसाय में ही लगे रहे भी शूद्र समझे जाने लगे। अथर्ववेदिक काल के अंत में शूद्रों को समाज के एक वर्ग के रूप में मान्यता मिल गई। आगे दोस्तों, मान्यता मिल गई। महाभारत के शांति पर्व तथा कुछ पुराणों में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में कर्म की महत्ता स्वीकार की गई है। महाभारत के अनुसार पहले समाज में केवल ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ही अस्तित्व था। बाद में कर्मों की विभिन्नता के कारण अन्य वर्ण उत्पन्न हो गए। वायु पुराण का कथन है कि समाज के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति पूर्व जन्म के कार्यों के आधार पर हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण में कर्म अथवा कर्तव्य ही मुख्य तत्व था। महाकाव्यों के समय ईसापूर्व 5वीं सदी के लगभग तक आते आते इसका आधार जन्म मान लिया गया तथा वर्णों के स्थान पर विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, आगे दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का विकास, आइए इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऋग्वैदिक समाज में प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्र तथा वैश्य। इस काल के अंत में हम शूद्र वर्ण का उल्लेख पाते हैं। इस समय विभिन्न वर्णों के व्यवसाय, खान पान, विवाह आदि के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था और एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की वृत्ति अपना सकता था। इस समय तक वर्णों में कठोरता नहीं आने पाई थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती हैं। साधन भिन्न हैं किंतु सभी धन की कामना करते हैं। आगे दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि एक ही परिवार के व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यवसाय ग्रहण कर सकते थे। आगे, इसी प्रकार विभिन्न वर्णों के बीच खान पान एवं अंतर विवाह के ऊपर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। वस्तुतः ऋग्वैदिक समाज की वर्ण व्यवस्था उन्मुक्त थी। यह जन्म अथवा वंश पर आधारित न होकर व्यक्ति के गुण और कर्म पर ही आधारित थी। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस समाज में चारों वर्णों की स्पष्टता प्रतिष्ठा हुई। आगे, इस समय ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आदि ग्रंथ लिखे गए। इस काल के समाज में हम प्रथम बार विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव पाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की पहचान के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का विधान किया गया। ब्राह्मण वर्ण को सर्वोच्च मानते हुए उसे देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वह समस्त धार्मिक क्रियाओं का नियंता था। उसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। वही राजा का पुरोहित होता था। समाज में दूसरा स्थान क्षत्रियों का था। ठीक है दोस्तों, आगे, जो युद्ध, रक्षा, शासन आदि करते थे। कुछ क्षत्रिय शासक जैसे जनकाटी अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध थे। तीसरा स्थान वैश्य वर्ण का था। तैत्तिरीय संहिता में उसका मुख्य उद्यम कृषि तथा पशुपालन बताया गया है। यह याज्ञिक क्रियाओं में भी सहयोग प्रदान करता था। समाज के उपर्युक्त 3 वर्णों में हम पारस्परिक सहयोग एवं घनिष्ठता पाते हैं। आगे, छंदोग्य उपनिषद तथा शतपथ ब्राह्मण में तीनों वर्णों के बीच सहयोग की कामना व्यक्त की गई है। शूद्र वर्ण को इस समय एक पृथक वर्ग के रूप में मान्यता मिली। उसे तीनों वर्णों का सेवक बताया गया तथा धार्मिक क्रियाओं के अयोग्य घोषित किया गया। किंतु शूद्रों की स्थिति उतनी निम्न नहीं थी जितनी कि सूत्रों एवं स्मृतियों के काल में हो गई। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल के कुछ ग्रंथों में आर्य पुरुष तथा शूद्रा कन्या के बीच विवाह का भी उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल के कुछ
कुछ ऋषि शूद्रा कन्याओं से ही उत्पन्न हुए थे। इन उल्लेखों से इस बात की सूचना मिलती है कि यद्यपि वर्णों के बीच भेदभाव की भावना का उदय हो गया था, तथापि वर्ण व्यवस्था में अभी उतनी जटिलता नहीं आने पाई थी। आगे, शूद्रों के काल ईसा पूर्व 600 से 300 ईसा पूर्व में वर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित आधार प्रदान किया गया और प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों का निर्धारण हुआ। राजा को सलाह दी गई कि वह वर्ण धर्म की रक्षा करे। वर्ण का आधार, एक सेकंड दोस्तों, वर्ण का आधार कर्म ना मानकर जन्म माना गया तथा ऊंच नीच की भावना का विकास हुआ। विभिन्न वर्णों के लिए दंडों की अलग अलग व्यवस्था की गई। एक ही अपराध में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को अलग अलग दंड मिलता था। आगे, ब्राह्मण के अधिकार तथा उसकी सुविधाएं बढ़ा दी गई एवं शूद्रों को अत्यंत हीन स्थिति में ला दिया गया। उसे प्रथम 3 वर्णों की दया पर छोड़ दिया गया तथा उसके समस्त अधिकार एवं सुविधाएं जाती रहीं। आगे, वशिष्ठ धर्म सूत्र में शूद्र को शमशान के समान अपवित्र कहा गया है। वह विद्या अध्ययन तथा संस्कारों से वंचित हो गया। किंतु गौतम धर्म सूत्र में वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया गया है। इससे सूचित होता है कि वे कुछ सीमा तक कृषि भी करने लगे थे। इसी काल में जैन, बौद्ध आदि निवृत्तिपरक संप्रदायों का उदय हुआ। आगे, इन्होंने जन्मना वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तथा उसका आधार कर्म बताया। क्षत्रियों तथा वैश्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी और अब वे श्रेष्ठता में ब्राह्मणों की बराबरी करने लगे। आगे, बौद्ध साहित्य क्षत्रिय को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठतर बताता है। वैश्यों के पास, एक सेकंड दोस्तों, श्रेष्ठतर बताया गया है। आगे, वैश्यों के पास अतुल संपत्ति संचित हो गई, किंतु शूद्रों की स्थिति यथावत रही। वे सभी अधिकारों एवं संस्कारों से रहित थे। बौद्ध धर्म ने यद्यपि जाति प्रथा का विरोध किया, तथापि उसे विशेष सफलता नहीं मिली। आगे, महाकाव्यों में वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप मिलता है वह उत्तर वैदिक काल जैसा ही है। महाभारत के 1-2 उल्लेखों से प्रकट होता है कि शूद्रों के प्रति कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा था। विदुर, मातंग आदि कुछ शूद्रों ने इस समय अपने सत्कर्मों से समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया था। शूद्र के लिए सीमित पैमाने पर कृषि एवं व्यापार की भी अनुमति दे दी गई। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर कुछ शूद्र प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। यह सब इस बात का सूचक है कि शूद्रों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल रहा था। अर्थशास्त्र में चारों वर्णों तथा उनके कर्तव्यों का निरूपण मिलता है। इससे सूचित होता है कि समाज में वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना राजा का परम कर्तव्य था। कौटिल्य ने एक स्थान पर लिखा है, स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है, जिससे संसार का विनाश हो जाता है। आगे दोस्तों, तस्यातिक्रमे लोक, एक सेकंड दोस्तों, ये ब्रैकेट में था ना, स्वयं स्वर्गायान च तस्यातिक्रमे लोक संकरादुच्छिखेत। अतः यह शासन को स्पष्ट आदेश देता है कि वह सभी वर्णों को अपने अपने धर्म में प्रवृत्त करे। आगे दोस्तों, हमारा धर्मशास्त्रों के समय में वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप निर्धारित हुआ वह बाद के समाजों के लिए आदर्श बनी रही। वर्ण को पूर्णतः जन्मना माना गया। स्मृति ग्रंथों में विभिन्न वर्णों के व्यवसायों एवं कर्तव्यों की व्याख्या मिलती है। परंपरागत 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में बहुसंख्यक वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हो गईं। मनु ने शकों को व्रात्य क्षत्रिय,
व्रात्य क्षत्रिय माना है जो धर्मच्युत थे। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों का स्पष्टतः निर्धारण मिलता है। शुंगों के समय में तदनुसार समाज को व्यवस्थित किया गया, किंतु गुप्त काल तक वर्ण व्यवस्था में नमनीयता बनी रही। स्मृतियों में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों का विधान है तथा प्रथम को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या से विवाह करता था और यह संबंध शास्त्र संगत था। द्वितीय इससे उल्टा था जो निंदनीय कहा गया है। आगे अभी लेखों में भी अंतरजातीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। आगे गुप्त काल के बाद ब्रह्म आक्रमणों के कारण समाज में अव्यवस्था फैली, जिससे वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार, चलिए क्षमा करिएगा दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं, क्षमा करिएगा, ठोस आधार यानी सॉलिड, ठीक है, वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास हुए। खान पान एवं विवास में कट्टरता आई। हर्षकालीन लेखों मधुबन तथा बंसखेड़ा से पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन ने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित किया था। हर्षचरित से पता चलता है कि हर्ष वर्णाश्रम धर्म का पोषक था। राजपूत युग तक आते आते आगे परंपरागत वर्ण विभिन्न उपजातियों में विभक्त हो गए। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे खो गए। अस्पृश्यता की भावना का पूर्ण विकास हुआ, जिससे छुटकारा पाने के लिए हिंदू समाज आज तक छटपटा रहा है। ठीक है, आगे दोस्तों परंपरागत वर्ण तथा उनके कर्तव्य। दोस्तों इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक इस केसी श्रीवास्तव के ऑडियो बुक पहुँच सके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।